Hello friends, welcome back to the channel Yo-Yo Bio, chapter Evolution, lecture 4. For today's class, we are going to talk about mechanism of evolution. We'll start with small points first and then we will hit on to the main topic for today, that is Hardy-Weinberg principle or Hardy-Weinberg equilibrium. छोटे पॉइंट्स फटाफट फिनिश कर लेते हैं. अब बात यह है कि कुदरत में अगर वेरिएशन हो रहा है तो कैसे हो रहा है, हाउ इज द वेरिएशन कॉज्ड. सेकंड, हाउ स्पीशिएशन टेक्स प्लेस. वेरिएशन का मतलब होता है डिफरेंस. अब पीढ़ी बाय पीढ़ी जो फर्क आ रहा है वो फर्क आया तो आया कैसे. स्पीशिएशन, स्पीशिएशन का मतलब होता है क्रिएशन ऑफ न्यू स्पीशीज. अचानक से अगर एक नया स्पीशीज क्रिएट हुआ तो ये कैसे क्रिएट हुआ. Let's say from monkeys, apes, chimpanzees and these group, if man was created, human was created, so how come new species, how come new variety was created. अब बात ये है कि Mendel was the scientist who is the father of genetics. Okay, he already spoke about inheritable factors. Mendel used to call genes as factors. उसने कभी जीन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया. हालांकि बच्चों मेंडल के बारे में मैं तुमको मेंडल के चैप्टर में काफी डिटेल में सिखाऊंगा, पर अभी फिलहाल इतना याद रखो, ग्रिगोर जोहान मेंडल नाम के जो जेनेटिसिस्ट थे उन्होंने इनहेरिटेबल फैक्टर्स की बात किया था और ये भी बताया था कि कैसे ये फैक्टर्स यानी कैसे ये जीन्स हमारा फिनोटाइप डिसाइड करते हैं. फिनोटाइप मींस अपीयरेंस ऑफ एनी डिटेक्टेबल कैरेक्टर. जैसे मेरे बॉडी में इफ यू सी द स्किन कलर, द हेयर का शेप, हेयर का कलर, ये सब मेरे फिनोटाइप है. एक प्लांट को अगर हम लोग देखें तो टॉल है, वो डॉर्फ है, शॉर्ट है, कैसा है, वो उसको फिनोटाइप बोलेंगे. इसी लैंग्वेज में मान के चलो फिनोटाइप इज लाइक एक्सटर्नल अपीयरेंस. सो मेंडल ने ऑलरेडी ये सब के बारे में बात किया था, बट मे बी डार्विन ने शायद इन बातों को नजरअंदाज किया या फिर डार्विन शायद शांत रहा. सो ईदर डार्विन निग्लेक्टेड दीज पॉइंट्स और डार्विन रिमेन क्वाइट अबाउट दीज पॉइंट्स. ही रिमेन्ड साइलेंट अबाउट दीज पॉइंट्स. इसलिए फिर इस बात को और ज्यादा एक्सप्लेन करने के लिए दूसरे साइंटिस्ट आए जिनका नाम है ह्यूगो डी व्रीज. ह्यूगो डी व्रीज ने सैल्टेशन थियरी, जिसका दूसरा नाम है म्यूटेशन थियरी, he had given mutation theory which is also called as saltation theory. ह्यूगो डी व्रीज कमाल के साइंटिस्ट है. इन्होंने इवनिंग प्राइमरोज पे एक्सपेरिमेंट किया. ये एक प्लांट का नाम है. इस प्लांट का एक्चुअल नाम है इनोथेरा लेमार्कियाना. इनोथेरा लेमार्कियाना. उस पे जब एक्सपेरिमेंट किया और काफी जनरेशन तक ऑब्जर्व किया, ओके, तो उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि म्यूटेशन कॉजेज एवोल्यूशन. यानी अगर इंसान बंदर से विकसित होकर आया है तो ये म्यूटेशन के बदौलत है. देखो डार्विन क्या करता था, डार्विन कहता था पीढ़ी बाय पीढ़ी हमें बदलाव आते जाता है. जैसे जैसे हम माहौल में अडेप्ट करते हैं, वेरिएशन आता है, वो वेरिएशन को हम अगले पीढ़ी को देते हैं. अगली पीढ़ी में और थोड़ा वेरिएशन आता है और ऐसे विद मेनी 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 ईयर्स आफ्टर, ओके, जो फाइनल स्पीशीज आता है वो ओरिजिनल स्पीशीज से काफी अलग दिखता है. इसको एवोल्यूशन बोलते हैं. और हालांकि ये सारे पॉइंट्स ज्यादा करेक्ट है. ह्यूगो डी व्रीज, बच्चों याद रखना इसकी थियरी गलत थी. ह्यूगो डी व्रीज क्या मानता था कि म्यूटेशन की वजह से एवोल्यूशन होता है. अब म्यूटेशन क्या है. म्यूटेशन मींस सडन जेनेटिक चेंज. म्यूटेशन मींस सडन जेनेटिक चेंज. अब साल्टेशन वर्ड आएगा ना, साल्टेशन मींस सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन. सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन. देखो कैसी बात कही थी ह्यूगो डी व्रीज ने. ह्यूगो डी व्रीज कहते थे अगर बंदर से इंसान विकसित होकर बना है, ओके राइट, तो अचानक से बदला हुआ, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन. अचानक से जेनेटिक परिवर्तन हो गया, जीन्स बदल गए और इंसान क्रिएट हो गया. तो यहाँ पर ये गलत हो गया. क्यों? क्योंकि ह्यूगो डी व्रीज की थियरी जो थी ना म्यूटेशन पर बेस्ड थी. म्यूटेशन कैसा होता है, रैंडम होता है, यानी कभी भी हो सकता है, इररेगुलर पैटर्न है, कोई फिक्स पैटर्न नहीं है. दूसरा इट इज अ डायरेक्शनलेस. और तीसरा म्यूटेशन काफी रेयर होता है, यानी मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिज्म में से एक में म्यूटेशन होगा. सो इसीलिए इनकी थियरी गलत थी. ये म्यूटेशन को एवोल्यूशन का मेन कारण मानते थे. जबकि डार्विन ने जो जो पॉइंट्स कहा, डार्विन के अनुसार एवोल्यूशन कैसा हो रहा है, स्लो हो रहा है, स्मॉल स्मॉल चेंजेस आ रहे हैं एंड इट इज अ डायरेक्शनल चेंज. सो ये बातें याद रखो विद रिस्पेक्ट टू ह्यूगो डी व्रीज. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब बच्चों आते हैं मेन टॉपिक पे, हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल. मतलब इस चैप्टर का सबसे ज्यादा दिमाग खराब करने वाला टॉपिक, द मोस्ट कंफ्यूजिंग टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. इसको मैं तुमको बहुत ही आसान शब्दों में बोलूंगा. वापस से पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन करके रखा गया है सिर्फ एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि हमारा समय बच सके, मैं ज्यादा बोल सकूं तुमको.
वही चीज अगर लिखते जाऊंगा तो काफी ज्यादा टाइम चले जाएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी, बोर होने लगेगा। ओके, कट टू द पॉइंट सुनते जाइए। हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल, हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल क्या कहता है, इसके 3 स्टेटमेंट हैं। पहला, एलील फ्रीक्वेंसी इन अ पॉपुलेशन रिमेन्स स्टेबल और कांस्टेंट। दूसरा, जीन पूल रिमेन्स कांस्टेंट। तीसरा, sum total of all allelic frequency is equal to 1 and this is called as genetic equilibrium। सर कुछ समझा नहीं तीनों सेंटेंस से, अरे टेंशन मत ले तू, पहले सुन ले कि हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम के टोटल कितने प्रिंसिपल है। टोटल 3 स्टेटमेंट है, एक एक स्टेटमेंट देखो समझाता हूँ डिटेल में। बेसिक से चालू करते हैं। अब इसमें बच्चों बात ऐसी है ना, एलील की बात की जाती है। तो एलील क्या होता है, पहले एलील देख लेते हैं। Alleles are alternative forms of genes which occupies the same locus on homologous chromosome। यानी Alleles are alternative forms of genes which occupies the same locus on homologous chromosome। अब ये कैसा ना टॉपिक और ज्यादा कंफ्यूजिंग यहाँ से होना चालू हो जाता है। पहले मैं तुमको इसका काफी डिटेल सिखा देता हूँ, फिर मैं तुमको एकदम शॉर्ट में बोलता हूँ इसको कैसे याद रखना है। शुरू करेंगे होमोलोगस क्रोमोसोम से। यहाँ देखो, क्या ये दोनों क्रोमोसोम्स होमोलोगस है? नहीं, these are non homologous chromosome, also called as heterologous chromosome। क्यों? Because morphologically and genetically they are dissimilar, यानी देखने में उनका शेप साइज अलग है, अंदर के जीन्स का जो कॉन्स्टिट्यूशन और कंपोजिशन होगा वो भी अलग है। अब अंदाज, ये दो क्रोमोसोम्स को देखो, इनका शेप साइज सेम दिख रहा है, यानी मॉर्फोलॉजिकली अंदर से उनका जीन्स का लोकेशन भी सेम रहेगा। ओके, यानी जेनेटिकली। सो मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली, यहां लिख दूं शॉर्ट में, मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली आइडेंटिकल क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड एज होमोलोगस क्रोमोसोम। अब इनमें कैसा होता है ना, क्रोमोसोम तो क्या है, ये डीएनए का बना होता है, यानी ये डीएनए धागे की तरह, ये धागे को मैं लपेट लपेट के मोटा रस्सी बना दूंगा, ये मोटा रस्सी को मैं बोलूंगा क्रोमोसोम। अब बच्चों बात ऐसी है कि समझो इस क्रोमोसोम के इस लोकस पे, मैथ्स में पढ़े हो ना, लोकस मींस पॉइंट, राइट, दैट इंडिकेट्स पोजीशन, ग्राफ में जैसे हम लोग प्लॉट करते हैं। सो उसी तरह से बच्चों इफ यू सी, समझो ये क्रोमोसोम के इस लोकस पे, इस वाले पोजीशन पे हेयर को लेकर कोई जीन है। लेट्स से वो जीन बोलता है कि बच्चे का हेयर का कलर शुड बी ब्लैक, तो यहां पर भी सेम लोकस पे जो जीन होगा ना वो हेयर को लेकर ही होगा। लेट्स से वो जीन बोलता है बच्चे का हेयर का कलर शुड बी व्हाइट, एंड सपोज फॉर एग्जांपल बच्चे में ये दोनों क्रोमोसोम है, ब्लैक कलर वाला हेयर और व्हाइट कलर वाला है, एंड लेट्स से बच्चे के मिक्स्ड कलर है, यानी कुछ बाल ब्लैक है कुछ व्हाइट है। समझे मेरी बात? ओके, अब मैं आता हूं वापस से मेन पे। तू इतना याद रख, तू इतना डिटेलिंग मत याद रख। एक्चुअली कैसा हो जाता है लैंग्वेज के हिसाब से, these two alternative forms of genes which are occupying the same locus on the homologous chromosomes are called as alleles। अब ये एलील वर्ड का इस्तेमाल यहाँ किया है, तो तुम इतना याद रखो, एलील मतलब जीन्स, खत्म बात उधर। शॉर्ट में ये याद रखना, एलील मतलब जीन्स। तो जीन्स का फ्रीक्वेंसी हर पॉपुलेशन में हमेशा स्टेबल और कांस्टेंट रहता है। ये हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल, हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम कहता है जीन का फ्रीक्वेंसी हर पॉपुलेशन में कांस्टेंट रहता है। अब सुन मेरी बात, जैसे सपोज फॉर एग्जांपल लेट्स से कैपिटल ए एंड स्मॉल ए आर एलील्स। एलील्स का मतलब क्या बताया मैंने अभी भी, जीन्स, और पी और क्यू उसका फ्रीक्वेंसी है। लेट्स से कैपिटल ए का मतलब होता है ब्लैक हेयर, सपोज हम एग्जांपल दे रहा हूं खाली ताकि ये टॉपिक समझ पाए तू अच्छे से, और स्मॉल ए का मतलब होता है लेट्स से सपोज फॉर एग्जांपल व्हाइट हेयर। अब पी और क्यू ना ये दोनों भी एलील्स का फ्रीक्वेंसी है। लेट अस से इसका फ्रीक्वेंसी इज सपोज फॉर एग्जांपल लेट्स से 8
और इसका फ्रीक्वेंसी इज लेट्स से 2, यानी p का वैल्यू 8 है और q का वैल्यू 2 है। सुना, एकदम ध्यान से सुन, बहुत डेंजर टॉपिक है और अभी बहुत आसान हो जाएगा। हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल क्या कहता है कि एलील का फ्रीक्वेंसी हर पॉपुलेशन में हमेशा स्टेबल और कांस्टेंट रहता है, कभी बदलेगा नहीं। अब ये दो कैपिटल ए स्मॉल ए एलील है, यानी ब्लैक हेयर वाला जीन्स और वाइट हेयर वाला जीन्स। ब्लैक हेयर वाले जीन का फ्रीक्वेंसी 8 है और इसका फ्रीक्वेंसी 2 है। लेट अस से दिस फ्रीक्वेंसी इज आउट ऑफ 10, यानी इसका मीनिंग क्या निकल रहा है कि लेट्स से एक पॉपुलेशन में, लेट्स से इंडियन पॉपुलेशन, अवर एग्जांपल इज इंडियन पॉपुलेशन। इंडियन पॉपुलेशन में अगर मैं हर 10 इंसान की पढ़ाई करूं तो हर 10 में से 8 इंसान के बाल काले हैं और हर 10 इंसान में से 2 इंसान के बाल सफेद हैं, सपोज फॉर एग्जांपल। यानी काले बाल को लेकर फ्रीक्वेंसी 8 की है और सफेद बाल को लेकर फ्रीक्वेंसी 2 की है। यानी हर 10 इंसान में से 8, यानी मैक्सिमम काले बाल वाले दिखेंगे मुझे, एंड लेट्स से बहुत कम मुझे सफेद बाल वाले दिखेंगे। अब यही स्टडी अगर मैं जनरेशन आफ्टर जनरेशन करता, लेट्स से 5 पीढ़ी के बाद आके वापस से मैंने इंडिया में पढ़ाई किया, इंडिया में वापस समझो मैंने 100 लोगों का बाल ऑब्जर्व किया। अब 100 लोगों में से 80 लोगों का बाल काला निकला, 20 लोगों का बाल सफेद निकला। फ्रीक्वेंसी के साथ जा रहे हैं ना, 10 में से 8 थे तो 100 में से 80 होगा। यू गेटिंग दैट पॉइंट? ओके, अच्छा मेरी बात ध्यान से सुनो, यानी ये जो फ्रीक्वेंसी रहता है ना, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। हर 10 इंसान में से 8 काले बाल वाले हैं, हर 10 में से 2 सफेद बाल वाले हैं। इसको बोलते हैं हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम, जिसका दूसरा नाम है हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल। ये फ्रीक्वेंसी हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अब ये सेंटेंस को और देखो घुमा फिरा के बोला गया है, The gene pool remains constant, that is the sum total of all genes। अभी यहाँ पर जीन्स कौन से हैं हमारे पास, ब्लैक हेयर को लेकर और व्हाइट हेयर को लेकर, तो इसका टोटल करेंगे तो टोटल हमेशा कांस्टेंट रहेगा, एंड दैट कांस्टेंट इज यूजुअली 1। और ये फ्रीक्वेंसी तब तक कांस्टेंट रहेगा अनलेस एंड अनटिल दिस फ्रीक्वेंसी इज डिस्टर्ब्ड। अब हम लोग आ रहे हैं टॉपिक के लेवल 2 पे। देयर आर 5 फैक्टर्स व्हिच कैन अफेक्ट, 5 factors which can affect Hardy-Weinberg equilibrium. Factor number 1, gene migration, also called as gene flow. Factor number 2, genetic drift. Factor number 3, mutation. Factor number 4, genetic recombination. And factor number 5, natural selection. By heart कर लो, ये जबरदस्त इंपॉर्टेंट है। There are 5 factors which can affect Hardy-Weinberg equilibrium. अब सुनो ध्यान से, यानी इंडियन पॉपुलेशन में सपोज फॉर एग्जांपल, हमारे एग्जांपल के हिसाब से, ये कोई स्टैंडर्ड एग्जांपल नहीं है, ये काल्पनिक एग्जांपल है। हमारे एग्जांपल के हिसाब से हर 10 में से 8 जन काले बाल वाले हैं और हर 10 में से 2 जन सफेद बाल वाले हैं। और ये फ्रीक्वेंसी हमेशा सेम रहेगा, चाहे तू 20 लोगों को गिन ले या 30 लोगों को गिन ले, उनका हमेशा ब्लैक हेयर और व्हाइट हेयर इसी प्रोपोर्शन में आएगा। ओके, अनलेस एंड अनटिल कोई छेड़छाड़ हुई हो, और छेड़छाड़ करने वाले फैक्टर्स 5 हैं, जिसमें से पहला फैक्टर है जीन माइग्रेशन और जीन फ्लो। अब समझो फॉर एग्जांपल, आज के तारीख में मैंने इंडियन पॉपुलेशन की पढ़ाई की और मुझे पता चला कि हाँ 10 में से 8 काले बाल वाले और 10 में से 2 सफेद बाल वाले हैं। और कुछ पीढ़ी के बाद में आया तो मैंने देखा भाई अब कुछ लोगों के पास गोल्डन हेयर भी है। फिर मैंने इंक्वायरी किया, अरे भाई अब ये पॉपुलेशन में नया कैरेक्टर कहाँ से आया, और ये जो जीन का जो फ्रीक्वेंसी और प्रोपोर्शन, इनका जो पूरा का पूरा अमाउंट है वो गड़बड़ाया कैसे। सो व्हाट आई नोटिस ओवर हियर इज, फिर मुझे पता चला कि लेट्स से आउट ऑफ इंडिया से ओके कोई लेडी आती है और इंडियन से शादी करती है और बच्चे पैदा करती है। सो कुछ बच्चों के गुण, उनके कैरेक्टर्स इस लेडी पे जाते हैं, तो उनके ब्लॉन्ड हेयर लेट्स से गोल्डन हेयर आते हैं। सो अब इसको मैं बोलूंगा जीन माइग्रेशन और जीन फ्लो। जब बाहरी पॉपुलेशन से, यानी अमेरिकन पॉपुलेशन से अगर कोई माइग्रेट होके आया इंडियन पॉपुलेशन में,
तो वो अपने गुण, अपने जीन्स को ले आया पॉपुलेशन में, और वो कैरेक्टर्स भी एक्सप्रेस करेंगे अभी ये पॉपुलेशन में, और वो कैरेक्टर्स एक्सप्रेस करने की वजह से जो प्रीवियस जीन का फ्रीक्वेंसी था वो डिस्टर्ब हो जाएगा। इसीलिए हम बात कर रहे हैं देयर आर 5 फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट्स हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम, जिसमें पहला है जीन माइग्रेशन, आल्सो कॉल्ड एज जीन फ्लो। और अगर ये जीन माइग्रेशन और जीन फ्लो बार बार रिपीट हो रहा है, एंड इफ इट इज मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स, देन इट विल गिव राइज टू अ न्यू स्पीशीज इन द इंडियन पॉपुलेशन। ये समझे? सेकेंड फैक्टर इज जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट में 3-4 शब्द बोलता हूं। नंबर 1, अगर इस तरह का बदलाव बाय चांस हुआ तो हम लोग उसको जेनेटिक ड्रिफ्ट बोलेंगे। दूसरी बात, जेनेटिक ड्रिफ्ट इज आल्सो कॉल्ड एज सीवॉल्व-राइट इफेक्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट इज आल्सो कॉल्ड एज सीवॉल्व-राइट इफेक्ट। यानी अगर कोई भी बदलाव लक बाय चांस हुआ, अचानक से हुआ, उसको हम बोलेंगे जेनेटिक ड्रिफ्ट। इसको सीवॉल्व-राइट इफेक्ट भी कहा जाता है। लेट्स से सपोज फॉर एग्जांपल, आज के तारीख में मैंने देखा 10 में से 8 काले बाल वाले हैं, 10 में से 2 सफेद बाल वाले हैं, और 5 साल बाद आके देखा तो यही है, और 5 साल बाद आके देखा तो फ्रीक्वेंसी यही है, और 5 साल बाद फ्रीक्वेंसी यही है, और 5 साल बाद आके देखा तो सफेद बाल वाला कोई है ही नहीं। 10 में से 10 सब काले बाल वाले निकले। फिर मैंने इंक्वायरी किया, भाई ऐसा कैसा हुआ? फिर पता चला, लेट्स से लक बाय चांस कोई ना कोई कुदरती कहर यानी नेचुरल कैलामिटी हुई, या कोई बीमारी हुई, या फिर कोई केमिकल रिएक्शन कर गया, ओके, जिसके वजह से सिर्फ सफेद बाल वाले इंडिविजुअल्स अफेक्ट हुए और उनका पूरा पॉपुलेशन खत्म हो गया। ओके, लेट्स से कुछ इंडिविजुअल्स ही थे उन पॉपुलेशन के, लेट्स से 1 या 2 ही बचे थे, और वो भी मर गए, रिप्रोड्यूस करने से पहले ही मर गए, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं द सोल पजेसर ऑफ द एलील डाइज बिफोर मेटिंग। आई रिपीट, द सोल पजेसर यानी एकमात्र वो इंसान जिसके पास वो जीन्स थे, द सोल पजेसर ऑफ द एलील डाइज प्रायर टू मेटिंग। अब ऐसा होने की वजह से अब पॉपुलेशन में सिर्फ ब्लैक हेयर वाले इंडिविजुअल्स ही है, और ये जो शिफ्ट होता है ना, इस जेनेटिक शिफ्ट को जेनेटिक ड्रिफ्ट कहा जाता है। और जो ओरिजिनल पॉपुलेशन था ना, उनसे ही ये सब शुरू हुआ है, उनको फाउंडर्स कहा जाता है, और इस इफेक्ट को फाउंडर्स इफेक्ट भी बोलते हैं। बच्चों, एक बार वापस से बोलता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। जेनेटिक ड्रिफ्ट में जो भी बदलाव होता है वो बाय चांस होता है, पहली बात। दूसरी बात, इसका नाम सीवॉल्व-राइट इफेक्ट भी है। तीसरी बात, ये जो इफेक्ट आता है ना, द ओरिजिनल पॉपुलेशन इज कॉल्ड एज फाउंडर एंड इट इज कॉल्ड एज फाउंडर्स इफेक्ट। ये तीनों बात याद रखना। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर म्यूटेशन इज एनी सडन जेनेटिक चेंज विच कैन टेक नेचुरली। मैं रिप्रोड्यूस करूं, मेरी अगली पीढ़ी में बच्चे में क्या जेनेटिक डिफेक्ट जन्म से आए, कुदरती तौर पे हम नहीं बोल सकते। सो म्यूटेशन के हिसाब से भी हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा। नेक्स्ट, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस, यानी गैमेट्स जब बनते हैं, स्पर्म और ओवम बनता है, तो उनमें मियोसिस होता है, और मियोसिस में हम लोग जानते हैं क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस वेयर देयर इज कायस्मेटा फॉर्मेशन, ओके, और क्रोमोसोम्स अपने सेगमेंट्स एक्सचेंज करते हैं, ओके, उसके वजह से रिकॉम्बिनेशन होता है, वेरिएशन आता है, और ये वेरिएशन आने के वजह से हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो सकता है। आखिरी है नेचुरल सिलेक्शन। नेचर से वो ही ऑर्गेनिजम्स को सिलेक्ट करता है जो अडेप्ट करते हैं, अडेप्ट करने की वजह से अगेन वेरिएशन आता है, चेंजेस आता है, ओके, और ऐसा कर करके न्यू स्पीशीज क्रिएट होता है। सो इवन नेचुरल सिलेक्शन कैन अफेक्ट हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम। अब बच्चों, टेक्स्ट बुक में एग्जांपल दिया है कि मान के चलो कैपिटल ए और स्मॉल ए एलील्स है। मैंने क्या सिखाया? एलील्स को शॉर्ट में क्या बोलने का? जीन्स। और पी और क्यू अगर उसका फ्रीक्वेंसी है, ओके, कैपिटल ए का फ्रीक्वेंसी पी और स्मॉल ए का फ्रीक्वेंसी क्यू, तो अब इसको हम लोग यूनिट स्क्वायर के हिसाब से सॉल्व करके देखते हैं। अब यहाँ पर अगर मेरे को फिलअप करना है तो ऊपर और साइड में देखना है, तो मेरे को कैपिटल ए और कैपिटल ए मिला। अगर यहाँ मैं फॉर्मूला बनाऊं तो ऊपर से मिला कैपिटल ए और यहाँ साइड से मिला स्मॉल ए। यहाँ पर अगर मैं फॉर्मूला बनाऊं तो ये स्मॉल ए और कैपिटल ए, जिसको रीअरेंज करके मैं कैपिटल ए स्मॉल ए लिख रहा हूँ। वैसे यहाँ अगर बनाना होगा तो समझ गया ना? अब फ्रीक्वेंसी देखो,
P मल्टीप्लाइड बाय P इज P स्क्वायर। अब ये इक्विलिब्रियम का जो फॉर्मूला है वो ये कहता है कि इंडिविजुअल्स विद दिस जेनेटिक फॉर्मूला will have frequency as a multiplication of P and P, that will be P square. Then individuals with this genetic formula will have frequencies which will be multiples of frequency of both of them. अब इसका frequency कितना था P और small a का frequency कितना है Q. So P into Q होगा तो ये क्या हो जाएगा बच्चों PQ. वैसे P multiplied by Q ये क्या हो जाएगा PQ. और यहाँ पर Q multiplied by Q क्या हो जाएगा Q स्क्वायर. सो कैपिटल ए का फ्रीक्वेंसी मुझे आया P स्क्वायर, कैपिटल ए स्मॉल ए का फ्रीक्वेंसी मुझे आया PQ और PQ. दैट मीन्स आई गेट 2PQ एंड स्मॉल ए का फ्रीक्वेंसी इज Q स्क्वायर. सो ये तो वही बाइनोमियल एक्सपांशन हो गया ना, P प्लस Q द होल स्क्वायर इज P स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस Q स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1. अब ये इक्विलिब्रियम क्या कहता है, द सम टोटल ऑफ ऑल एलिलिक फ्रीक्वेंसीज ऑलवेज 1. यानी सारे फ्रीक्वेंसीज को हम लोग ऐड करेंगे ना, द फ्रीक्वेंसीज का टोटल विल ऑलवेज बी 1. इसके ऊपर बेस्ड बहुत सारे एमसीक्यूज भी आते हैं. मैं मेरे नीट के एडवांस लेक्चर्स में एमसीक्यूज और हाई लेवल के एप्लीकेशंस बेस्ड ऑन दीज कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट, द डिफरेंस इन द फ्रीक्वेंसी दैट वी सी इज द एवोल्यूशनरी चेंज. अब जैसे अगर मैं देखा हर 10 में से 8 के काले बाल हैं, फिर आने वाले टाइम में देखा कि हर 10 में से सिर्फ 6 के काले बाल हैं, तो 2 का फर्क आया ना, 2 का डिफरेंस आया. यानी एवोल्यूशन हो रहा है, बदलाव हो रहा है. कोई तो कैरेक्टर कम हो रहा है, कोई तो कैरेक्टर बढ़ रहा है, नया कैरेक्टर आ रहा है. सो द डिफरेंस इन द फ्रीक्वेंसी दैट वी सी दैट इज कॉल्ड एज एवोल्यूशनरी चेंज. ये समझे सब लोग? आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट, फिर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में ये एक डेंजर सा ग्राफ दिया है. ओके, टोटल 4 ग्राफ है. अब ये ग्राफ में सबके वाई एक्सिस पे क्या प्लॉट किया, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स विद फिनोटाइप. यानी कितनी तादाद है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स. ओके, अच्छा, अब ये जो पहला वाला ग्राफ है ना, इट सेज फिनोटाइप्स व्हिच आर फेवर्ड बाय नेचुरल सिलेक्शन. ओके, द फिनोटाइप व्हिच आर फेवर्ड बाय नेचुरल सिलेक्शन. कितना है, कितने लोग हैं, इतने लोगों को कुदरत ने जिंदा रहने दिया. वाई एक्सिस के हिसाब से देखो. अब नीचे के ग्राफ देखेंगे तो कितने लोगों को कुदरत जिंदा रहने दे रहा है. यहाँ देखो कितने हो गए, यहाँ देखो, और यहाँ पैटर्न देखो बदल रहा है. मीडियम साइज्ड इंडिविजुअल्स आर फेवर्ड. अब ये ग्राफ इज एक्चुअली नथिंग बट इट इज सेइंग अस द ऑपरेशन ऑफ नेचुरल सिलेक्शन ऑन डिफरेंट ट्रेड्स को कैरेक्टर मान के चलो. जो अलग अलग कैरेक्टर, अलग अलग क्वालिटीज होती हैं हर ऑर्गेनिज्म के पास. ओके, राइट. उन कैरेक्टर्स पर नेचुरल सिलेक्शन कैसे ऑपरेट करता है, कुदरत कैसे तय करता है कि नहीं ये कैरेक्टर वाले इंसान ही जिंदा रहने चाहिए, ये कैरेक्टर वाले नहीं जिंदा रहने चाहिए. और कुदरत जैसे ही सिलेक्ट करता है, नेचुरल सिलेक्शन होता है, नेचर सिलेक्ट करता है, उसके अनुसार कैसे पॉपुलेशन का पूरा ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन चेंज होता है. अब पहले वाले ग्राफ को हम लोग बोलेंगे स्टेबलाइजिंग. बाय हार्ट करके रखो, ये जरूरी है. दिस इज कॉल्ड एज स्टेबलाइजिंग ग्राफ. इसको हम बोलेंगे डायरेक्शनल ग्राफ और इसको हम बोलेंगे डिसरप्टिव ग्राफ. ओके, स्टेबलाइजिंग में तुम मोस्टली क्या नोटिस कर रहे हो कि जो ओरिजिनल वाला ग्राफ था वो कुछ इस तरह था, यानी इससे छोटा और मोटा था. अब ये कैसा हो गया, पतला और लंबा हो गया ना. सो द पीक गेट्स हायर एंड नैरोअर. अच्छा, फिर डायरेक्शनल वाले ग्राफ में देखो क्या फर्क है. इसके पहले वाला ग्राफ कैसा था, ऊपर से ही कंपेयर कर लो ना. यानी पहले वाले ग्राफ के मुकाबले अब शिफ्ट हुआ है ना. सो व्हाट यू सी इज द पीक शिफ्ट्स इन वन डायरेक्शन. और तीसरे वाले ग्राफ में तो एकदम साफ साफ नजर आ रहा है तुमको, 2 पीक नजर आ रही है. सो ओरिजिनल ग्राफ के मुकाबले स्टेबलाइजिंग वाला ग्राफ कैसा होता है, जो पतला और लंबा हो जाता है. ओके, डायरेक्शनल ग्राफ में कैसा है, द पीक शिफ्ट्स इन वन डायरेक्शन. एंड डिसरप्टिव ग्राफ में तुम क्या नोटिस करते हो, यू गेट 2 डिफरेंट पीक्स. अब कुदरत जब एक किस्म के प्राणी को सिलेक्ट करता है और एक किस्म के प्राणी को सिलेक्ट नहीं करता है. लेट अस से सपोज फॉर एग्जांपल, ओके, ध्यान से सुनो सब लोग. ओके, लेट्स से ब्लैक हेयर, लेट्स से व्हाइट हेयर एंड लेट्स से गोल्डन हेयर. ओके, ये 3 गुण हैं, ये 3 ट्रेट्स हैं. अब मैं नेचर, ओके, तो इसमें से मैं सिर्फ लेट्स से ब्लैक हेयर, व्हाइट हेयर और गोल्डन हेयर, अगर मैं सिर्फ व्हाइट हेयर वालों को जिंदा रहने देता हूँ
बाकी दोनों को मार देता हूँ तो व्हाइट हेयर वालों का पॉपुलेशन बढ़ने लगता है। लेट्स से सपोज फॉर एग्जांपल समथिंग लाइक दिस। ओके, तो पहला ग्राफ हो जाता है। अच्छा, दूसरा, लेट्स से मैं व्हाइट हेयर वालों को जिंदा रहने देता हूँ, उसके साथ साथ गोल्डन हेयर वालों को जिंदा रहने देता हूँ, ब्लैक वालों को हटा देता हूँ, तो ब्लैक वाले का पूरा वो ग्राफिक शेड दिखेगा ही नहीं, तो आगे वाला पार्ट दिख रहा है, तब हम बोलते हैं द पीक शिफ्ट्स इन वन डायरेक्शन। तीसरा, लेट्स से मैं ब्लैक और गोल्डन वालों को जिंदा रहने देता हूँ और व्हाइट वालों को जिंदा नहीं रहने देता हूँ। आई बीइंग नेचर आई सिलेक्ट ओनली पीपल विद ब्लैक हेयर, दे विल सर्वाइव, पीपल विद गोल्डन हेयर विल सर्वाइव। ओके, सो इसमें हम लोग क्या देखते हैं, दो पीक दिख रहा है। और एग्जांपल ले लेते हैं, कुछ लाइव एग्जांपल्स ले लेते हैं। इस तरह का ग्राफ हम लोग कब देखते हैं, व्हेन वी सी न्यूबॉर्न बेबीज। इट हैज बीन सीन दैट बेबीज विद इंटरमीडिएट वेट बेबीज दे सर्वाइव बेटर। अगर न्यूबॉर्न बेबी में किसी का वजन बहुत ही कम है या किसी का वजन बहुत ही ज्यादा है, दोनों बीमारी इंडिकेट करता है। जिसका वजन इंटरमीडिएट है सिर्फ वही सर्वाइव करते हैं ज्यादातर। यानी अब अगर मेरे पास समझो एक बहुत ही कम वजन वाला बच्चा है, मीडियम साइज का बच्चा है, और लेट्स से बहुत ही ज्यादा वजन वाला बच्चा है जिसको कैंसर या फिर कोई डिजीज बचपन से ही है, बड़े बड़े ट्यूमर से, वजन बहुत ज्यादा है। अब नेचुरल सिलेक्शन, मैं नेचर, तो मैं क्या करेगा, ओके, हर 100 डिलीवरी ऑब्जर्व करूंगा ना, तो हर 100 बच्चों के जन्म में से जो एवरेज वेट वाले बेबी रहते हैं, मीडियम वेट वाले बेबी, वो ज्यादा बेहतर सर्वाइव करते हैं एज कंपेयर टू लो वेट एंड एक्सट्रीमली हाई वेट। सो इस तरह के ग्राफ को हम लोग बोलेंगे स्टेबिलाइजिंग, तो ये पॉपुलेशन को स्टेबिलाइज करके रखता है। सेकंड ग्राफ देखो, डायरेक्शनल ग्राफ, इसका एग्जांपल है इंडस्ट्रियल मेलानिज्म। बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल, ये स्टोरी हमने हमारे पिछले वीडियो में डिस्कस की थी। ओके, अभी वो इंग्लैंड में कैसा है कि ब्लैक कलर और व्हाइट कलर, दो कलर के बटरफ्लाई थे। अब शुरुआत में कैसा था, बैकग्राउंड पूरा व्हाइट कलर का था, तो उसके वजह से व्हाइट कलर के बटरफ्लाई छुप जा रहे थे, उनका पॉपुलेशन काफी ज्यादा था, और ब्लैक वालों का पॉपुलेशन कम था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, बैकग्राउंड भी ब्लैक कलर का हो गया, तो उसकी वजह से अब ब्लैक वालों का पॉपुलेशन बढ़ने लगा और व्हाइट वालों का पॉपुलेशन कम हो गया। यानी अब पूरा का पूरा जो शिफ्ट है, ओके राइट, यहाँ पर एवरीथिंग वाज इन द मीन वैल्यू, यानी जो मिडल वाले इंडिविजुअल्स है वो ज्यादा सर्वाइव कर रहे हैं। Here everything is other than the mean value, it is shifting on one side, the peak is shifting towards one side। ओके, तो आज के तारीख में इंग्लैंड में सब ब्लैक कलर के बटरफ्लाई ज्यादा जी रहे हैं बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। आखिरी डिसरप्टिव टाइप ऑफ ग्राफ यू विल सी इन अफ्रीकन फिंचेस। फिंचेस यानी बर्ड्स, इनमें कैसे होती है ना, दो तरह की बर्ड्स होती है, एक बड़े चोंच वाली, एक छोटी चोंच वाली, और एक जो एवरेज मीडियम चोंच वाली होती है ना। ओके, अब ये कैसा है ना, ये खा पी नहीं सकती क्योंकि बड़ी चोंच वाली है ना, बड़े बड़े सीड्स को तोड़ लेती है। Then the finches with small beak they can eat small seeds। और ये इंटरमीडिएट वाले कैसे है ना, ये ना ही बड़े को तोड़ पाते ना ही छोटे को तोड़ पाते। तो अब इस तरह के ग्राफ में क्या करता है ना, कुदरत क्या करता है, उसके पास तीन तरह की चिड़िया है। ओके राइट, अब ये चिड़िया सर्वाइव नहीं कर पाएगी क्योंकि ये बेटर अडेप्ट नहीं कर पा रही। ओके, तो इनका पॉपुलेशन खत्म होने लगता है और ये दोनों सर्वाइव होने लगते हैं। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, पेरिफेरल कैरेक्टर्स यानी एक्सट्रीम कैरेक्टर्स इन अ पॉपुलेशन, उसका पीक बनता है, और जो इंटरमीडिएट कैरेक्टर्स है ना, उस टाइम पे पीक सबसे कम हो जाता है। सो वेल बच्चों, दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा लेक्चर आप लोग को समझ में आया है। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक एक बार दोबारा पढ़ लेना इस वीडियो देखने के बाद, ओके, और मन लगा के पढ़ो। Try to crack your NEET exam. Read bio, lead bio, yo-yo bio. Thank you.